पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे डिस्कशन हमारी हो रही थी और उसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 एंड 14 पे बात की। क्वेश्चन नंबर 14 में जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल था दैट वाज असाइंड एज होमवर्क। तो क्या मसला मिसाल जनाब हो गया था? गुड। कोई इशू किसी बच्चे को किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। अच्छा, आपको वो भी कहा गया था, और भी असाइनमेंट दी गई थी, क्या था? स्क्रैप अकाउंट एंड अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जरा उसमें से जरा कहानी सुनाए, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में से पीएनएल में क्या फिगर गई वो बोलो जरा, ताकि जरा वेरीफाई हो कि अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में से पीएनएल में क्या फिगर गई। मतलब डेबिट पीएनएल, क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस, क्या एंट्री थी? हाँ जी, हंस के नहीं दिखाना, जवाब बताना। हाँ जी, क्या हुआ? किया किसी ने? कोशिश ही नहीं की हुई। बेटा, आपकी लर्निंग के लिए आपको असाइनमेंट दी गई थी, इसमें आपको कुछ सोचना था एडिशनल। एक आपको क्वेश्चन बना के दिया गया था और सारे आप मुंह उठा के बैठे हो यहाँ पे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट फॉलो कीजिए जरा यहाँ पे। कल आपने प्रोसेस अकाउंट बना लिया था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में वहां से क्या ट्रांसफर किया था? वेट कितना था? 3750। वैल्यू क्या थी उसकी? 8.9 रुपीज इन 1000 में हम काम कर रहे थे। ठीक है जी, ये वैल्यू ट्रांसफर हुई थी। यहाँ पे प्रोसेस कुकिंग प्रोसेस है। अब हमने इसमें से जो सेलेबल कंपोनेंट है वो डालना है स्क्रैप अकाउंट को और बाकी जाना है पीएनएल में, ऐसा ही है। अब इसमें सेलेबल कितना है तो उसको देखने के लिए, जिस तरह नॉर्मल लॉस में वेट लॉस भी था और रिजेक्शन भी थी, शायद अब नॉर्मल लॉस में भी ऐसी कोई कहानी होगी। अगर आपको क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड कराई थी। एक्चुअल वेट लॉस कितना था? 10,000। और नॉर्मल वेट लॉस कितना था? 77। इसका मतलब एबनॉर्मल वेट लॉस कितना आया? 453। ये एबनॉर्मल वेट लॉस है। If this is abnormal weight loss, then what is the rejection loss? Abnormal rejection loss क्या हुआ? It is simply 3750 minus 2300. It is 1450. आपका तो एक्चुअल वेट लॉस में से नॉर्मल वेट लॉस निकाल दें तो ये आपका एबनॉर्मल वेट लॉस बच गया। टोटल एबनॉर्मल लॉस में से ये अगर वेट लॉस है तो रिजेक्शन लॉस क्या है, जिसके अगेंस्ट आपको आनी है स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप अकाउंट में जानी है। तो मल्टीप्लाई करो इसको 60 से 87,000। ये आपका चला जाएगा स्क्रैप अकाउंट में। बाकी कितना बचा? 742। ये पीएनएल में गया। ये अकाउंट आपका ऐसे क्लोज होगा। इसको यहाँ पे आपने 1450 ट्रांसफर किया तो इधर आप लिख दीजिए, बाकी जो है वो वेट लॉस है। वेट लॉस जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है और वो है 2300 का, ताकि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए। डेबिट क्रेडिट साइड क्वांटिटी वैल्यू खत्म हो जाए। सब नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसे बनना था। स्क्रैप अकाउंट में आई होप कोई इशू नहीं होगा। स्क्रैप अकाउंट में कुछ वहां से रिजेक्शन गई, कुछ यहाँ से रिजेक्शन गई, कैश से क्लोज हो जाएगा हमारा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, हमारे एजेंडे पे क्वेश्चन 15। अच्छा, ये एक चैलेंजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में चैलेंज इस लिहाज से भी है कि इसमें मेरी समझ के मुताबिक आई कैप के सोल्यूशन में गलतियां हैं। अब मैं अनफॉर्चुनेटली वो गलतियां
अब इस वक्त आप लोगों के पास, सबके पास एडिशन कौन सा वाला है? नया वाला पर ये मतलब ये येलो वाला, ग्रीन वाला, ज्यादातर का ग्रीन वाला है ना? हाँ, ये येलो मैंने ड्यूरिंग द सेशन अपडेट किया था, मेरा ख्याल था मैंने इसमें गलती ठीक कर दी, बट अनफॉर्चुनेटली आधी गलती ठीक हुई, आधी उसमें भी रह गई है। बहरहाल फिलहाल आपका जो एडिशन है उसमें दो गलतियां समझिए, इसमें एक गलती मैंने ठीक कर दी थी, एक गलती फिर रह गई अनफॉर्चुनेटली मुझसे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे इसको सही सोल्यूशन को प्रेजेंट करने की। अच्छा, ये इसमें डाटा काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है हमारे लिए, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। रिसेंट ट्रेंड में प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ एग्जामिनर ने इस तरह के क्वेश्चन कुछ बनाए हुए हैं। अभी तक हमने जो सवाल पढ़े थे प्रोसेस कॉस्टिंग के एरिया में, वो कुछ वर्किंग और स्टेटमेंट्स के थे, कुछ जर्नल एंट्रीज के थे, कोई एक आध प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल भी देखा था हमने। लेकिन पिछले 3-4 साल अगर देखे हैं तो उनमें इस तरह के सवाल भी हमें नजर आए हैं कि इनकम स्टेटमेंट बनाइए प्रोडक्ट वाइज। एक तो इनकम स्टेटमेंट कल भी हमने सीखी थी ना, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में, वो भी इनकम स्टेटमेंट पे था, ये भी इनकम स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है, ठीक है? बट इसमें जो चीज ये है कि इसमें जॉइंट बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हिसाब से प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट मांगी जा रही है। सो इसमें जॉइंट बाय प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ इनकम स्टेटमेंट का एस्पेक्ट है, वो हमें देखना है। प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सेंट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस three joint products P, Q and R. Raw materials are added at the beginning of process 1. On completion of process 1, these three products are split in the ratio of 50, 30, 20 respectively. Joint costs incurred in process 1 are apportioned on the basis of NRV of the three products at the status point. Product PQ are sold in the same state, whereas product R is further processed in process 2 before being sold in the market. A byproduct TS is also produced in process 2. So process 1 में रॉ मटेरियल डाला, PQR निकला, PQ बेच दिया, R process 2 में डाल दिया, R में से फिर बाय प्रोडक्ट भी निकली और R की फिनिश शेप भी निकली, वहां से फिर R बिका। Following information relating to the two processes is available for the month of February. Process 1, process 2 की information, raw material 411 रुपए पर केजी के हिसाब से process 1 में कितना केजी गया, process 2 में 0. डायरेक्ट लेबर 200 रुपए पर आवर के हिसाब से process 1 में कितने आवर्स लगे, process 2 में कितने आवर्स लगे. प्रोडक्शन ओवरहेड्स process 1 में कितने चार्ज हुए, process 2 में कितने चार्ज हुए. Loss of 7% is considered normal in process 1. Details of opening and closing stocks, estimated cost to sell and selling price are given as under. Product P, Q, R की selling prices क्या है, इनकी cost to sell per kg क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या है तीनों का, क्लोजिंग स्टॉक क्या है तीनों का, और ये यकीनन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब तक वर्क इन प्रोसेस होता है तब तक प्रोडक्ट नहीं बनी होती। प्रोडक्ट कब बनती है? जब प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है? सो ये फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक of R comprise of cost of both processes. Value of opening stock of product R is 5.85 million. इसकी वैल्यू उसने दे दी 5.85 मिलियन है, और ये वैसे बताने की जरूरत तो कोई नहीं थी। It was understood प्रोडक्ट R तो वही है जो प्रोसेस 1 में इनपुट हुआ, प्रोसेस 1 से आउटपुट होकर प्रोसेस 2 में इन हुआ, फिर प्रोसेस 2 से बाहर हुआ, तो प्रोसेस 2 से जो आउट हुआ वो R है, और R में यकीनन प्रोसेस 1 की खर्चा भी है, प्रोसेस 2 का खर्चा भी है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बहरहाल ना भी देता तो हमें पता था R में प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों की कॉस्ट है। इन प्रोसेस 2 7450 kg of TS was produced
and sold at 175 per kg. Proceeds from sale of TS are adjusted against cost of process 2. बाय प्रोडक्ट की सेल process 2 को क्रेडिट होनी है. Selling and admin costs are charged to PQ&R at 12% of sales. FIFO method is used for inventory valuation. FIFO method से inventory valuation करनी है और हमें कहा गया है प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनाइए. जरा इस सवाल के डाटा को एक बार फिर पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं सवाल को. अच्छा जी, सवाल में हमें जो आंसर देना है वो है इनकम स्टेटमेंट का, लेकिन मैं इस सवाल को हल करने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं पहले प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट्स बना लूँगा ना एज वर्किंग, तो वो अकाउंट से जो डाटा मिलेगा वो मुझे P&L बनाने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारा डाटा तो अकाउंट से ही मिलना है. प्रोडक्शन कॉस्ट PQR की वहाँ हमें, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज P&L बनाना है, तो PQR की प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ से निकलेगी. PQR की इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक में हमने करनी है, वो वहाँ से निकलेगी कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, तो हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं वर्किंग में, और उस प्रोसेस अकाउंट से जो डाटा मिलेगा उस डाटा की मदद से और कुछ मजीद वर्किंग करके हम P&L बना लेंगे. ठीक है, तो मैं आप समझिए आंसर पे नहीं जा रहा, मैं सीधा वर्किंग के पेज पे जा रहा हूँ और वर्किंग में मैं जाके प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट पहले बनाता हूँ. बाकी मैंने कहा जी चीजें बाद में देखते हैं, पहले ये अकाउंट्स तो बना लें, कॉस्ट तो चीजें हैंडल कर लें, तो फिर हमें पता लगेगा बाकी चीजों के साथ हमने कैसे शुरू कर रहे हैं. Process 1 and process 2 दो अकाउंट्स बनाते हैं हम. अच्छा जी, प्रोसेस के रेफरेंस से हम बात कर चुके हैं, देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ठीक है, हमने ये बात देख ली कि देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ये जो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है ये हमारा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है. सो प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉस्ट इनकर्ड. प्रोसेस 1 में कॉस्ट लगी है रॉ मटेरियल की, प्रोसेस 1 में कॉस्ट लगी है डायरेक्ट लेबर की, प्रोसेस 1 में कॉस्ट लगी है ओवरहेड्स की. अच्छा, फिगर्स चूंकि काफी बड़ी बड़ी हैं, मैं इनको रुपीज इन 1000 में ये अकाउंट बनाने जा रहा हूँ. ठीक है जी. सो रॉ मटेरियल 411 रुपए के हिसाब से 7, बल्कि क्वांटिटी तो हमने लिखनी ही है, क्वांटिटी तो मैंने लिखनी ही है यहाँ पे 744,000 kgs एट द रेट ऑफ 411 रुपीज इन 1000 में. बोलिए कितनी वैल्यू? 3,784. ओवरहेड्स सॉरी लेबर की कॉस्ट कितनी है जी? 200 multiplied with 611568 जी 122,314 और ओवरहेड्स 91456. डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट और इनपुट क्वांटिटी फीड होगी. एक कॉमन एरर, अक्सर कॉमन तो नहीं कहूंगा लेकिन अनकॉमन है, लेकिन बच्चे एरर कर देते हैं कि लेबर का आवर्स को भी क्वांटिटी कॉलम में फीड करने की गलती कर बैठते हैं. ठीक है, क्वांटिटी के कॉलम में सिर्फ इनपुट यूनिट्स या इनपुट की क्वांटिटी आती है मटेरियल की, नॉट आवर्स. डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटी, डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट आ गई. क्रेडिट साइड पे अब क्या आना है जी? P फिनिश गुड्स में जाएगी, Q फिनिश गुड्स में जाएगी, R प्रोसेस 2 पे जाएगी. PQR आना है और नॉर्मल लॉस आना है. इसके अलावा कोई वर्किंग प्रोसेस का कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं है. नॉर्मल लॉस के
बारे में क्या कहा गया है? प्रोसेस 1 में 7% का लॉस नॉर्मल समझा जाता है, तो 744 का 7%, 52080, 744,000 का 7%, दिस इज नॉर्मल लॉस, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, हमें आउटपुट्स में जो फिगर्स चाहिए होती हैं, आ सकती हैं पॉसिबिलिटी, एक फिनिश्ड आउटपुट जो ये PQR है, एक नॉर्मल लॉस, एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और एक बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल लॉस या गेन की आती है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया आउटपुट में, सिर्फ नॉर्मल लॉस की फिगर दी है, ना आउटपुट की क्वांटिटीज बताई हैं, क्वांटिटीज नहीं बताई, ना वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी बताई है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम कहेंगे जी हमारी यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर तो तब निकलती है जब सारी फिगर्स दी जाए, एक मिसिंग हो। अब यहाँ पे फिगर ही एक दी गई है, इसका मतलब दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर नाउ, आउटपुट इज अ बैलेंसिंग फिगर, और आउटपुट की रेशियोज ने ये बताई भी है 50-30-20। तो आप देखिए आपकी आउटपुट है कितनी, 691920, इसका 50% P 345960, 345960, 207576, 207576, 138384। लीजिए ये क्वांटिटी आपकी 744 पे क्लोज हुई, 744 पे क्लोज हुई। आप वर्किंग में दिखाना चाहो इसको मजीद से, ये वर्किंग 1 में कर रहा हूं, तो आप ये वर्किंग 1.1 इसके लिए कर सकते हो, वर्किंग 1.1 में आप दिखा सकते हो, वर्किंग 1.1 में आप बता सकते हो कि भाई हमारी एक्चुअल आउटपुट जो है वो 744,000 माइनस 52080 है, कितनी बनी? 691,920। इसमें PQR 50%, 30%, 20% ऑफ दिस फिगर है, ठीक है। यहां से आपने वैल्यूज निकाल के, वर्किंग से निकाल के अपने प्रोसेस काउंट में फीड कर दी। सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके मुताबिक ये कहानी प्रोसेस 1 की है। ये क्वांटिटीज हमने प्रोसेस 1 की ले ली। अच्छा जी, अब आप वैल्यूएशन की बात करें तो प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस सेलेबल है? जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, इसको 0 ले लो। इसका मतलब हमारी जॉइंट कॉस्ट क्या है, सम कीजिए सबका। 519,554 ये है जॉइंट कॉस्ट, जिसको इन 3 प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। किस रेशो में? NRV एट स्प्लिट ऑफ। दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो यूनिट्स निकले हैं इनकी फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा जी, इस कॉस्ट को NRV पे मैंने यहाँ तकसीम करने हैं। मैं वर्किंग से 2 NRV की बनाता हूँ ताकि मैं जॉइंट कॉस्ट को तकसीम कर सकूं। P और Q की NRV तो बड़ी सिंपल है जी, क्योंकि P और Q तो फौरन यहीं पे बिक गए ना, फौरन बिक गए। तो प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, ये पर यूनिट है इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड। P की NRV प्राइस 1045 माइनस सेलिंग कॉस्ट 15 और यूनिट्स बनाए 345,960 रुपीज इन 1000 में। ये भी बोल दीजिए 339। PQ की NRV, Q की NRV 960 माइनस 10 इंटू Q के यूनिट्स 207,576 197। P और Q की NRV आ गई। अब मुझे चाहिए R
की एनआरवी। पी की एनआरवी सिंपल थी क्योंकि यहीं पे बिक गए थे। आर की एनआरवी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि आर ने यहाँ बिकना नहीं है, आर ने जाने आगे प्रोसेस 2 में फर्दर प्रोसेस होने हैं, इसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलनी है, फिर बिकना है। आर ने प्रोसेस 2 के बाद बिकना है। अच्छा, ये एनआरवी का कॉन्सेप्ट जहां पे जरा समझिएगा क्योंकि ये एनआरवी आपकी किताब के सोल्यूशन में गलत कैलकुलेट हुई भी है। हमें इसकी एनआरवी चाहिए, यहां पे जो क्वांटिटी बनी इसकी एनआरवी चाहिए। तो इसकी एनआरवी क्या है? ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली कितने की बिकी और यहां से आगे इस पे कितने खर्चा लगा, ये ना एनआरवी इसकी। ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली जब बिकी तो क्या आर बन के बिकी सारी की सारी? ये प्रोडक्ट बिकी 2 हिस्सों में, एक हिस्सा मेन प्रोडक्ट, एक हिस्सा बाय प्रोडक्ट। हमें बताया गया है प्रोसेस 2 में हमारी बाय प्रोडक्ट निकली है 7450 और वो बिकी है 175। मतलब ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली 2 हिस्सों में बट गई, जिसमें से एक हिस्सा 7450 केजी का 175 के हिसाब से बिका, ऐसा ही प्लस दूसरा हिस्सा बचा। कितना दूसरा हिस्सा भाई? दूसरा हिस्सा बचा है आपका 138,384 माइनस 7450, ये दूसरा हिस्सा बचा। ये बिका कितने का? 10 21 माइनस 12, ऐसा ही ये हिस्सा बिका 10 21 माइनस 12 का। तो ये जो यूनिट्स यहां से निकले उनकी फाइनल सेल वैल्यू, ये फाइनल सेल वैल्यू है। एग्रीड जी? किसी बच्चों का एतराज इस फाइनल सेल वैल्यू पे? ये जो यूनिट यहां से निकले उनकी फाइनल सेल वैल्यू, ये जो यहां से निकले प्रोसेस 2 में गए, प्रोसेस 2 में जाके ये बाय प्रोडक्ट बिकी और जो बाकी बचे वो फाइनल प्रोडक्ट आर बन के बिके। लेकिन हमारी एनआरवी क्या होती है? स्प्लिट ऑफ फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में बता प्रोसेस 2 की कॉस्ट। तो प्रोसेस 2 में मजीद खर्चा क्या हुआ? लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इसमें से भाई लेस करोगे आप, लेबर 200 रुपए के हिसाब से 55450 और ओवरहेड्स 7230,000। ये रुपीज इन 1000 में फिगर या बोल दीजिएगा क्या आती है रुपीज इन 1000 में? डबल 15096। जरा आर की एनआरवी को फिर सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो पूछिए। आर की एनआरवी क्योंकि आपके एग्जामिनर ने गलत कैलकुलेट की हुई है, आई कैप के सॉल्यूशन में इट इज कैलकुलेटेड रॉन्गली। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो आर बना, फाइनली उसको बेच के हम कितने पैसे कमा पाए और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद उस पर कितना खर्चा लगा। आर के 2 हिस्से बने, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा 175 पे बाय प्रोडक्ट बिका और ये हिस्सा फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे इस प्राइस पे बिका। सो ये इनके पैसे कितने आए बेच के, और ये प्रोसेस 2 की कॉस्ट जो ये बेचने के लिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये खर्चा में करना पड़ा। एनआरवी लीजिए जी, आपके पास एनआरवी आ गई है। अब इस एनआरवी की बेसिस पे आपने जॉइंट कॉस्ट को तकसीम करना है। एनआरवी का टोटल बताओ यहाँ पे कितना बनता है? 6682। अब आपने इस कॉस्ट को इस रेशियो में तकसीम करना है और मुझे वैल्यू बताइए। PQR इस कॉस्ट को इस रेशियो में तकसीम करके 1 2 3 वैल्यूज बताइए। यहाँ पे P की वैल्यू बोल रहे हो? 184,375।
यू, कैलकुलेट करके देखते जाइए, कोई गलती है तो बताइएगा। 276-890 आर 153-230। जी बेटा, सॉरी इस वैल्यू के बाद क्या किया हमने? बेटा इस कॉस्ट को इस रेशो में तकसीम किया, PQR, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट को NRV की बेसिस पे तकसीम कर रहे हैं हम। जॉइंट कॉस्ट divided with total NRV multiplied with P, joint cost multiplied with total NRV multiplied with Q की NRV, joint cost with total NRV multiplied with R की NRV। 1 2 3 जवाब आ गया आपके। और ये आपका प्रोसेस 1 अकाउंट क्लोज हुआ। सॉरी ये क्या है, वही बोल दो ना। जो क्यू में लिखा है 276-890 और ये क्या जी, ये 153-230 और ये क्या 103-670। दीजिए जी, ठीक है जी कैलकुलेशंस। टोटल हो रहा है मैच। बेटा क्या हो गया यार, ये सबर, ये ठीक है। ये क्या बोल रहे हो? 8-9 डालोगे तो टोटल पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, प्रोसेस 2 हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से प्रोसेस आप R लाएंगे प्रोसेस 2 में 138,384 की क्वांटिटी और 89434 की वैल्यू। फिर इसमें आपने डायरेक्ट लेबर और इसमें ओवरहेड्स कॉस्ट ऐड करनी है। लेबर कितनी है जी, यहाँ से बताइए, ये कितनी थी लेबर की अमाउंट? ये लेबर की अमाउंट कितनी थी प्रोसेस 2 को ये चार्ज हुई? 11090 और ओवरहेड थे 7230। ये आपकी प्रोसेस 2 की इनपुट कॉस्ट आ गई, क्वांटिटी भी कॉस्ट भी। और प्रोसेस 2 से फिर आपका निकलना है R का फिनिश गुड और TS की बाय प्रोडक्ट। TS की बाय प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी है? 1304 और इसकी क्वांटिटी थी आपकी 7450। बाकी इसकी कितनी बची थी R की क्वांटिटी? 138384 में से ये निकालो तो 934 और यहाँ पे इसके अलावा तो कोई आइटम नहीं है, बैलेंसिंग फिगर ही ना वैल्यू, बस सीधा बैलेंसिंग फिगर निकालो और तो कोई क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। प्रोसेस क्लोज करो तो कितनी फिगर है वैल्यू की यहाँ पे? 106,450। लीजिए जी, ये भी क्लोज हो गया आपका, प्रोसेस 2 भी क्लोज हो गया, प्रोसेस अकाउंट बन गया हमारा। अब हम यहाँ से ही डाटा उठा के P&L बनाएंगे। ये प्रोसेस 1-2 मैंने वर्किंग्स में बना लिए हैं और मेरा सब्सटेंशियल काम प्रोसेस 1-2 बनाने में हो चुका है। अब P&L बनाने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह।
चीज़ों को आप सीखिए कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आसान बना के हल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमने एक होता है ना फेमिलियर ग्राउंड पे मैच खेल लिया। उसने कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछा, हमसे पीएनएल मांगा था प्रोडक्ट वाइज, हमने कहा जी जिस ग्राउंड को हम जानते हैं पहले उधर मैच खेल लें, उधर जरा स्कोर कर लें कुछ, फिर जाते हैं जो उसने पूछा है उसकी तरफ, भाई तुमने क्या पूछा आप दे देते हैं उसका भी, और उसमें इंशाअल्लाह अब हमें दिक्कत होगी नहीं बहुत ज्यादा जब हम यहाँ पे ये काम कर चुके हैं। जी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 बनाने तक कोई इशू किसी बच्चे के ज़हन में, और मैंने जैसे आपको बता दिया इसका सलूशन किताब में जो अवेलेबल है वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है। अच्छा जी चलें जी पीएनएल की तरफ। अब पीएनएल के लिए मुझे ये वर्किंग मिटानी है क्योंकि जगह चाहिए पीएनएल के लिए, तो मैं ये वर्किंग यहाँ से मिटाऊंगा एनआरवी की, फिर मैं पीएनएल पे काम शुरू करूंगा। नोट हो गई जी वर्किंग? मेरा नहीं ख्याल हमें जरूरत पड़ेगी तो आपने नोट कर लिया है, आपसे मैं डाटा ले लूंगा। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और प्रोडक्ट वाइज पीएनएल की तरफ चलते हैं। पीक्यूआर का पीएनएल बनाना है हमें, और मैं ये भी रुपीज इन 1000 में ही प्रेजेंट करूंगा। पीएनएल हमारा बनेगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ओपनिंग स्टॉक एड प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से फिर हम बना लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम बाकी को खर्चे हैं वो लेस करेंगे। इसको क्या नाम दिया, बाकी खर्चों का नाम दिया था उसने सेलिंग एडमिन, जो कि उसने X% बताया हुआ है। सेलिंग एडमिन या नॉन प्रोडक्शन कह लो, उसे सेलिंग एडमिन का नाम दिया हुआ, तो हम उसी को यूज कर लेते हैं, लेस सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, और यहां से हम नेट प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। अच्छा जी, सेल्स क्वांटिटीज प्रोड्यूस पी की मेरे पास है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है, क्वांटिटी सोल्ड निकल आया और सेल प्राइस ये पड़ी हुई है। सो पी की सेल्स, मैं आपके सामने पी की सेल की वर्किंग बना रहा हूं। पी की सेल्स आपकी है जी 0 प्लस 345960 माइनस 20,200 multiplied with 1045. This is the price. So क्या आया रेवेन्यू? 340,419 रुपीज इन 1000 में हम लेके चल रहे हैं जी इसको भी। हम पहले पी का पीएनएल बनाते हैं, क्यू को हम अभी जरा होल्ड पे करते हैं। पी का ओपनिंग स्टॉक पी का तो है नहीं ना, 0। प्रोडक्शन कॉस्ट पी की प्रोडक्शन कॉस्ट, ये है ना पी की प्रोडक्शन कॉस्ट। पी की प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट से 276890। पी का क्लोजिंग स्टॉक, डू वी हैव दैट क्लोजिंग स्टॉक? यस। और ये किस रेट पे वैल्यू होगा? FIFO है ना, करंट रेट, यहां से निकालोगे, इस पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा। जैसे मैं इसकी वर्किंग यहीं पे अगर शो करूं तो इट विल लुक लाइक 276890 over 345,960 multiplied with 20200। ये रुपीज इन 1000 में डायरेक्ट आंसर मेरे पास आया 16167। लीजिए जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का सम बताइए, यहां से क्या आ रहा है?
260722 और यहाँ से अब आप ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हैं। ये आपकी वैल्यू अगर ए है, ये वैल्यू बी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ए माइनस बी 79696 ग्रॉस प्रॉफिट पी का। अच्छा जी, सेलिंग एडमिन की बात आ गई। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कॉस्ट आर चार्ज टू PQ&R एट 12% ऑफ सेल। जिंदगी आसान, सिंपली सेल्स का 12% ले लीजिए, तो 12% ऑफ ए 4085 लीजिए जी, नेट प्रॉफिट 8846 बन गया PNL। ये मांगा था ना उसने। अब हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया हुआ था, तो सारी चीजें मुश्किलें वहां पे हम हैंडल कर चुके थे। उसके बाद PNL बनाना वाज लाइक दिस। लेकिन अगर हम चीजों के सही फॉर्मेट में उनको हैंडल करने की आदत नहीं रहेगी, तो चीजें हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो। जिसका का फॉर्मेट एग्जामिनर ने यूज किया हुआ है, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट। मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट उसको डिजाइन करना, उसको कंट्रोल करना एग्जाम में जरा मुश्किल है। इस फॉर्मेट में हम चलते हैं, ये सारी हमारी फेमिलियर ग्राउंड थी। इस ग्राउंड में डाटा सारा हमने हैंडल कर लिया, उसके बाद इसमें प्रेजेंट करना इट्स वेरी इजी। मुझे कम से कम ये लगता है कि ये अंदाज प्रेजेंटेशन का बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर का सॉल्यूशन देखने जाओगे, पहली बात तो इग्नोर के उसमें गलतियां भी हैं, तो उसको फॉलो करना इट इज वेरी चैलेंजिंग। हाँ जी भाई, यहाँ पर सर आपने जी क्या किया मैंने? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने क्या समझ नहीं है, मैं समझ नहीं पाया गया। हाँ जी, क्योंकि हमें ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स का कोई ताल्लुक जिक्र है नहीं ना ऐसा। कोई हमें लहदा कॉस्ट नजर आए तो हमें टेंशन पड़े ना भाई, क्या करें। ओवरहेड उसने इकट्ठा दे दिया, ओवरहेड है, फिक्स वेरिएबल सब कुछ शामिल है बीच में, ठीक है। तो हम बस जो उसने डाटा दिया उसके मुताबिक फुल कॉस्ट पे चल रहे हैं जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये Q और R का PNL बनाइए जरा आप। Q और R आपकी क्लास एक्टिविटी है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दीजिए वहां से। तो उसके बाद ये आंसर प्रिजर्व कर लीजिएगा अपने पास, और किताब के आंसर पे एक लाइन खींच दीजिए कि भाई उसको नहीं कंसल्ट करना आपने। अभी लाइन खींच दीजिए, नहीं तो बाद में फिर 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको रिव्यू करने बैठोगे आप, फिर आदतन सॉल्यूशन का ऑडिट शुरू कर दोगे और आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि गलत सॉल्यूशन देख रहे हो आप। आर का ओपनिंग स्टॉक है, क्यू का भी नहीं है। आर का ओपनिंग स्टॉक है 5850 की वैल्यू दी हुई है उसने, कई वैल्यू बताई हुई उसने ओपनिंग स्टॉक की 5850। नोट नंबर 3 में 5850 आर में ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें बताई गई है 5850। क्यू में भी ओपनिंग स्टॉक 0 है। और कोई बात समझना है पूछिए। किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत हो पूछिएगा। जी बेटा, आर में लॉस आ रहा है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक क्यू का क्या है? 111776 और आर का
100 133 39133 कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यू की 142054 और आर की 73 ग्रॉस प्रॉफिट क्यू का 9266 4268 जी 19336 और ये 22169 11100 नेट प्रॉफिट क्यू का 20516 8236 लीजिए जी पीएनएल आपके सामने है। कोई फिगर आपसे मैच नहीं हो रही, डिटरमिन करने में दिक्कत है, पूछिए। सेल्स के वैल्यू हमने नहीं लिखी, बोलिए जी 184 739 9250 लीजिए जी पीएनएल हमारे पास आ गया। सवाल जो अदरवाइज देखने में चैलेंजिंग और मुश्किल लग रहा था, हमने प्रोसेस अकाउंट्स की मदद से इसको हल किया तो ये रीजनेबली अच्छे तरीके से हैंडल हो गया। जी किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। बेटा ये गलत कर रहे हैं आप, आर की प्रोडक्शन आपकी प्रोसेस 2 से निकल रही है। आर की प्रोडक्शन प्रोसेस 2 से आ रही है तो आर की सेल्स की फिगर, कॉस्ट की फिगर, सारी जो कॉस्ट पर यूनिट की फिगर है वो प्रोसेस 2 से उठानी है। क्वांटिटीज और वैल्यूज आर के लिए आप प्रोसेस 2 से उठाएंगे। बेटा ये वैल्यू लेनी है, क्वांटिटी नहीं लेनी। ये आपने क्वांटिटी लिख दी है जहाँ। अच्छा ठीक हो जी बेटा। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स इन हैंड कैसे आएगी, इसमें क्या पूछने वाली बात है। मेक श्योर आपकी कैलकुलेशंस बोर्ड पे जो अवेलेबल है इससे मैच करे। नहीं कर रही तो पूछिए, क्योंकि वो गलत भी हो सकती है, आपके साथियों ने किया, इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो किसी वैल्यू पे कोई डिसएग्रीमेंट है तो पूछिए। आपका बेटा ठीक हो गया वो लॉस प्रॉफिट? किसी वैल्यू पे कोई डिसएग्रीमेंट है तो पूछिए। बेटा गिवन है क्वेश्चन में भाई, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट सिर्फ आर में एग्जिस्ट करती है और वो क्वेश्चन में गिवन है। नोट नंबर 3 कौन से बेटा किस प्रोसेस 2 में कहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है भाई? प्रोसेस में तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो फिनिश गुड्स की कहानी है जी बेटा। सॉरी बेटा आर की सेल्स, आर के यूनिट्स जो बेचे हैं इनटू उसकी सेल प्राइस। फिनिश गुड्स आपके ओपनिंग स्टॉक 7800, प्रोड्यूस्ड 130934 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 48134, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको यूनिट सोल्ड आ गए, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। ऐसे आनी चाहिए, नहीं आ रही तो बात कीजिए, हो सकता है गलत हो, मैं नहीं कह रहा कि ठीक है। आपकी क्या आ रही है जरा मुझे मेरे सामने करें, मैं फॉलो कर रहा हूँ, जरा देखिए, मैं देख रहा हूँ आपको, भैया करके जाइए, कैलकुलेटर दिखाते जाइए। क्या किया जी? 7800 प्लस, ये गलत डाल रहे हो ना फिगर। प्रोसेस 2 तो प्रोसेस 2 से निकल रही है यार, प्रोसेस 1 से थोड़ी निकल रही है यार जी। किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत है, पूछिए। प्रोसेस अकाउंट बनाने में कोई चैलेंज रहा, पीएनएल बनाने में कोई चैलेंज है, पूछिए जी भाई। पार्टी में कहानी, पार्टी की कहानी है बेटा ऊपर। तो सर
सा है ना, 70 लिख रहा है। बेटा आप 14 लाख ही लिखते हैं और ये कॉस्ट नीचे दिखा देते आलोक चार्ट, ये सेलिंग कॉस्ट में दिखा देते आप। एक ही बात ठीक है, उसने नेट सेल दिखा दिया, सेल माइनस कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड कर दो 4 लाख 50,000, ठीक है, तो टैली कर जाना था ये बेटा। और स्टॉक प्लस जो दूसरी वैल्यू आती है ना यूनिट प्रोड्यूसिंग करंट, ये जो प्रोसेस टू में जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं वही तो। जी बेटा वही आर है ना, आर तो प्रोसेस 2 से निकल रहा है, प्रोसेस 1 से जो आर निकल रहा है वो तो ये 7800 और ये 130,934 और ये जो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 48,180, ये यूनिट सोल्ड आ गए, फिर मैं ये यूनिट सोल्ड आ गए, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो रेवेन्यू आएगा ना। क्या करना क्या चाह रहे हो, अच्छा ठीक है, ये यूनिट सोल्ड आया ना भाई, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो आपका रेवेन्यू आएगा। जी जनाब, किसी वैल्यू पे कोई डिसएग्रीमेंट? ये तमाम वर्किंग्स ठीक है जी। मैं फिर आपको याद करा दूं, आंसर किताब का क्रॉस कर लीजिए, ये आपका एग्जैक्ट करेक्ट सोल्यूशन है इंशाअल्लाह। इसको जब भी रिवीजन करनी है सवाल को देखिएगा, और मैं आपकी तवज्जो बार बार एक चीज़ पे दिला रहा हूँ कि आप जब एग्जामिनर सोल्यूशन देखते हो तो सोल्यूशन के फॉर्मेट बात कर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप उनमें फंस जाते हो। कोशिश किया करो अपने जो नोन ग्राउंड्स हैं उन पे सोल्यूशन के फॉर्मेट को प्रेजेंट करने की आदत डालो। जैसे ये मैंने आपको एक नोन ग्राउंड पे प्रेजेंट किया, रिक्वायरमेंट को हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रखा, पहले पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग डाटा हैंडल कर लिया, उसके बाद हमने उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसमें से एक्सट्रैक्ट लेके प्रेजेंट कर दिया। इससे डाटा हमारी ग्रिप में भी रहा और मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं इस तरह। अगर आप एग्जामिनर सोल्यूशन पे जाते हो तो आप में वो जो एबिलिटी पैदा होनी है टू थिंक एंड डिवाइस एन एफिशिएंट सोल्यूशन फॉर्मेट, वो एबिलिटी नहीं डेवलप हो पाती। ठीक है जी, अच्छा ये आज के इतना ही, बाकी हमारे मजीद क्वेश्चंस 2 रहते हैं इंशाअल्लाह, कल मिलेंगे तो हो सकता है कल ही वो खत्म हो जाए और नेक्स्ट फिर हम इंशाअल्लाह चैप्टर पे मूव करेंगे उसके बाद। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।